हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से अंतिम पहर में, अंतिम क्षण में सचिवालय सहायक की तैयारी में जुटे होंगे। और ये क्षण ही वही है जब मैं आपसे आशा करूंगा कि आप कम से कम 10-12 घंटे तो जरूर पढ़ें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा फैक्ट याद कर सके याद कर ले, क्योंकि अंत समय में यही किया जाता है। नहीं, जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, जितना मॉडल पेपर सॉल्व करे। और मैं आपसे एक बात और करूंगा सबसे पहले कि आप ये ध्यान रखें कि सचिवालय सहायक में मैथ्स का लेवल जो है लगभग एसएससी के एमटीएस के लेवल के बराबर है। वो 80% एकदम कॉमन है। तो आप एमटीएस के सवालों को जरूर सॉल्व करें। और इन दिनों एमटीएस का एग्जाम उधर भी वैकेंसी निकल रखा है, तो बच्चे उसकी तैयारी में लगे जुटे हैं। और मैं इसी का ध्यान में रख करके एमटीएस के बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो वहां मैंने 10-12 वीडियोज अब तक अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे। उस वीडियोज में मैं संख्यापत्ति, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, और एज, एवरेज, आयु और औसत, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, प्रतिशतता, ये परसेंटेज, SI, इस तरह के टॉपिक्स के 7-8 टॉपिक के लगभग बहुत सारे, हर वीडियो में 15 के आसपास 18-20 सवाल हैं, वो मैंने करवाया है। वो जा करके आप इसके बाद मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप जाना और एक बार में 3 तो कम से देखना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 4 देख लो, वो 40 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा के नहीं है। और वो देखने के दौरान आपको जो भी लगे कि आंकड़े आपको याद करने की ज़रूरत है, उसे नोट करना और तुरंत फिर याद करना और फिर तुरंत मॉक टेस्ट देने बैठना, मॉडल पेपर सॉल्व करना और फिर अपना आकलन करना कि आपका कितना सही हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे तरीके सिखा रहा हूँ कि जिससे आप 1-2-3 सेकंड से अंदर, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। कुछ एक ही सवाल होंगे जो आपको 5 सेकंड तक ले सकता है, नहीं तो यूं चुटकियों में सॉल्व होंगे मेरे तरीके से आप करेंगे तो। इसीलिए आप जुड़े रहें, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और आप जुड़े, अपने भाइयों को भी बताएं ताकि आगे आने वाले अपने दोस्तों को भी बताएं वैकेंसीज में वो मुझसे जुड़ करके सफलता को अपनी सुनिश्चित करें। चलिए, इसी कामना के साथ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने कुछ फैक्ट्स, आंकड़े जुटा रखे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास आंकड़े हैं जो जरूरत वाले हैं, जिनके बिना आप जल्दी सवालों को नहीं कर सकते। और अगर ये पेपर में भेटा गया आपको, तो फिर तो वो समय बर्बाद करना ही है। या तो ये ऐसे हैं कि या तो आपको आएंगे या तो नहीं आएंगे, आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए, और इधर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन दिनों जब से टीसीएस सेंट्रल वाले एग्जाम में आया है, तब से टीसीएस का पसंदीदा नंबर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हैं। औसत से भी रिलेटेड वो खूब सारे सवाल पूछता है। प्राइम नंबर यहाँ तक कि जीडी, एमटीएस, सीएचएस से लेकर के सीजीएल में तो भरपूर मात्रा में पूछता है। वो स्टेट्स के भी, बिहार यूपी के एग्जामों में अक्सर देखने को मिलता है। इसीलिए कुछ फैक्ट्स, आंकड़े तो आपको याद होना ही चाहिए जो प्राइम नंबर्स और नंबर से रिलेटेड हैं, जिसका बहुत उपयोग होता है। उन्हीं में से मैं 10 को अभी लिख रहा हूं, आप इसे याद कर लेंगे और इसके बाद हम लोग सवालों की तरफ चलेंगे। 12-15 तो जरूर करेंगे आज के दिन भी। तो पहले जैसे ही दिमाग में आपका है कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की चर्चा हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए होता है, प्रकृत संख्याओं के लिए ही प्राइम नंबर। और भाज्य या इंग्लिश में इसे प्राइम और कंपोजिट के हैं। कंपोजिट का मतलब अब अभी आप फिलहाल के लिए भाज्य ही समझे। तो ये भाज्य और अभाज्य सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं, मतलब आप धनात्मक संख्याएं समझे, उन्हीं के लिए होता है। पूर्णांकों के लिए 1, 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इन्हीं को भाज्य और अभाज्य में बांटा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई है तो वो 2 है। जैसे सवाल में अब कैसे यूज होगा, ऐसे भी कई बार देखने को मिल गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आप 2 को टिक करेंगे। एकदम याद रख लेना है। लेकिन अब सवाल पूछने का तरीका बदल रहा है। तो अब क्या वो पूछते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, वो ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ आपको 2 से शुरू करना है कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ये सब जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं जो 2 से शुरू होती है।
ठीक वैसे ही जैसे ही भाज्य संख्या की बात हो, क्योंकि मैंने लड़कों को गलती करते ये देखा है कि भाज्य संख्याएं जैसे ही आती है तो उनके दिमाग में 2 ही आता है, क्योंकि वो भूल सम संख्या होने की वजह से 2 जो है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को जब वो पहली बार दिख जाए पेपर में, और पेपर का प्रेशर तो पता ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 होता है। वो ध्यान रखना है, बड़ा विचित्र सा ये देखने में लगता है पहली बार, वो 4 होता है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर 1 क्या है। तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना वो भाज्य है ना अभाज्य है, 1 इन दोनों से आजाद है। आपको याद रखना है कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। इसी वजह से 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद तुरंत 3 जो है अभाज्य संख्या है, तभी तो 4 का नंबर आता है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, आपको याद रखना है। दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं, क्या याद रखना है एक और चीज, सारे लिखे हुए हैं, मैं हट जाऊंगा, पहले ऐसे बोल देता हूं ताकि सुन करके भी, सुनने से भी दिमाग में ज्यादा बातें अटती है। तो मैं बोल रहा था कि दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं जो है वो दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या भी होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ करके। 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर है, याद रखना है। तो 2 को छोड़ करके जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सम है, विषम है। अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन आपको याद ये भी ध्यान में रखना है कि दुनिया की सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है। दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। लेकिन दुनिया की सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है। जैसे 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर ढेर सारे हैं। तो आपको ये याद रखना है। फिर सचिवालय सहायक में ही पूछा है 24 तारीख वाले शिफ्ट में कि 1 से लेके 50 तक के बीच के अभाज्य संख्याओं का वो औसत पूछा है, योग पूछ देता है, कई बार संख्या पूछ देता है। तब आपको मीटे ना पीठ से मैं वो देख रहा हूं कि तब आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, उनका औसत क्या होता है। तो 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान में आपको रखना है। 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और तो 1 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं होंगी। ये तो गिनती की चीज है नहीं, 1 से लेकर 50 स्वयं ही है। तो अगर उसमें 15 अभाज्य संख्या है, तो अगर भाज्य पूछ दे, कंपोजिट नंबर पूछ दे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 35 कंपोजिट नंबर या 35 भाज्य होगा, क्योंकि 15 अगर भाज्य हो गया, 15 अगर अभाज्य प्राइम नंबर हो गए तो शेष जो बचेगा वो भाज्य होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं आपको बार बार ये याद करवाया कि एक अभाज्य और भाज्य कुछ भी नहीं होता। तो 15 अगर अभाज्य हैं तो शेष 34 जो होंगे वो भाज्य होंगे, कंपोजिट होंगे। तभी तो 15, 34, 49 और एक जो इंडिपेंडेंट बंदा है वो अकेला घूम रहा है, वो मिला करके 50 होंगे। तो ये ध्यान रखना है। फिर 50 से 100 तक पूछ सकता है आपको। ये बहुत तेरे पूछे गए हैं, मतलब 20-100 बार पूछा गया होगा एसएससी के एग्जाम में या दूसरे स्टेट्स वाले एग्जाम में। इवन रेलवे के सारे पे, ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी सब जगह से सवाल दिखे हैं और दिखेगा। एसएससी जीडी में ये अक्सर देखने को मिल जा रहा है आजकल। तो 50 से 100 तक कितने हैं? तो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं और 40 भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ एक जो है 50 से 100 के बीच नहीं आता, तो 50 से ऊपर के संख्याएं या तो भाज्य होगी या तो अभाज्य होगा। तो यहाँ 10 अभाज्य हैं और 40 भाज्य हैं। तो ये मैं लिख दिया हूं, आपका कहाँ पे लिखा मैंने, वो यहाँ पे, कि ये पॉइंट हो गया अपना कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य और 34 भाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य और 40 भाज्य संख्याएं हैं।
तो 1 से 100 तक कुल कितना हो गया? 15, 10, 25 अभाज्य हो गया। ये आपको याद करके जाना है। इसका प्रयोग अलग ढंग से कुछ भी वो पूछ देगा सवाल में और पता नहीं होगा तो अभाज्य संख्याएं आपको लिखना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप याद रखें। और 34, 40 यहाँ 74 भाज्य संख्याएं होती है। 25 और 74, 99 और जो एक है एक ये इंडिपेंडेंट है, तो इसे मिलाकर के 100 संख्याएं हो गया। फिर है कि 1 से 50 के बीच जो मैं बताया कि सभी अभाज्य संख्याएं 15 जो होती है उसका योग 328 होता है। और जब आप इसे 15 से भाग देंगे तो 28.866 इसका औसत आता है, जो कि 24 तारीख वाली सचिवालय सहायक वाले मैंने शिफ्ट में ये पूछा हुआ सवाल है, आपको याद रखना है। तो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, उसी के आसपास की चीजें बता रहा हूं जो लोगों को पता नहीं होता है। एग्जाम में जब भिड़ंत हो जाता है तो पटकनी दे देता है आपको। मैं ऐसे बच्चों से मिला जो मुझे बताए कि वो अभाज्य संख्याएं 15 को उन्होंने लिख करके सचिवालय सहायक के पिछली बार पेपर में वो किया। वो लिख रहे थे कि अच्छा 2 3 5 7 9 सॉरी 2 3 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे करके उन्होंने 15 को लिखा और फिर जोड़ करके 15 से भाग दिया। तो नहीं, आपको अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड ये जानकारी चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब पैटर्न को फॉलो नहीं करता। तो आपको इसको इंडिपेंडेंट रूप से रट्टा मार तोते की तरह रखना होगा। तो 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग 1060 होता है और उसका औसत जब आप निकालेंगे तो वो 42.4 होगा, क्योंकि कुल अभाज्य संख्याएं 25 है। तो इसको जब 25 से आप भाग देंगे तो 42.4 होगा। तो ये तो प्रीवियस ईयर समझ लीजिए, जब ये पूछा तो ये भी पूछा हुआ ही समझे। तो ये दोनों याद कर लेना है। फिर मैं क्या बताया कि 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ठीक है। लेकिन सभी विषम संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 9 बताया, 15 हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं, 21 हो गए, 25 हो गए, बहुत सारी विषम संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती। लेकिन सारी अभाज्य संख्याएं विषम जरूर होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ करके। 2 है जो एक्सेप्शन में चल रहा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है और सबसे बड़ी छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर यहाँ यही समझे कंपोजिट के मतलब कि कंपोजिट के मतलब भाज्य समझे कि कंपोजिट संयुक्त संख्या भी लिखा होता है, कहीं कहीं आपको समग्र संख्याएं भी देखिए हुए मिलेगा। तो ये सबसे छोटा जो है वो 4 है और ये तो 2 था ही। एक नहीं तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। एक जो है आजाद वाला बंदा है। और मैं ये भी बताया कि ऋणात्मक संख्याएं नहीं तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य होती है। तो इसको मैं किस रूप में बताया? मैं आपको ये पहले ही बोला कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का कैटेगराइज मतलब बंटवारा सिर्फ प्राकृतिक नंबरों में हुआ है, यानी कि पॉजिटिव नंबरों में हुआ है। प्राकृतिक नंबर वो जो प्राकृतिक में अवेलेबल हो, -2 -4 प्राकृतिक नंबर नहीं होते। तो ये हो गया, ये चीजें हो गई कि और फिर मैं आगे ऐसे चर्चा करता रहूंगा। वो जैसे 2 3 और 5 ये जो ऐसे हैं कि लगातार वाले हैं, जो इसमें भी मतलब ये 2 3 को आप रखें कि 2 3 इकलौता ऐसा पेयर है अभाज्य संख्याओं का जिसके बीच का अंतर सिर्फ 1 है। तो ये सब आंकड़े हैं, ये बहुत सारे सवालों में ऐसा पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर इवन यहाँ तक कि सिंगापुर और जैसे एग्जामों में भी मतलब देश के वहाँ भी एग्जामें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम सिर्फ भारत में होता है, मंगल ग्रह पे भी होता है एग्जाम तो वो वहाँ भी इस तरह के प्राइम नंबर्स पूछे जाते हैं। फिर ये जो है ट्रिपलेट 3 5 7 ये प्राइम भी है और विषम भी है। इकलौता ऐसा है कि 2 2 पे अगर विषम संख्याएं पूछे तो आपका ध्यान में आ जाएगा, लेकिन अगर वो पूछ दे कि 3 लगातार प्राइम थी 3 लगातार अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का डिफरेंस 2 2 हो, तो आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा। दिल पे हाथ रख के बोलना आएगा ही नहीं। इस तरह की इमेज आपने देखा ही नहीं और ना दिखाया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये चर्चा कर रहा हूं और भी चर्चा हम आगे करेंगे। इस तरह के सवाल आ रही है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा याद रखो, जितने फॉर्मूले याद कर सकते हैं फॉर्मूले याद रखो। और मैं जो बोल रहा आपको बार बार कि SICI के सवाल
सवालों में, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में या लगातार वृद्धि वाले सवालों में या क्षेत्रफल वाले में, जिसमें क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर होता है, चाहे वो वृत्त भी हो तो वहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ऐसे सवाल जिसमें लगातार 2 वृद्धि हो, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में 2 साल के लिए तो वो भी लगातार वृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी के अंडर आएगा। तो ऐसे सवालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल करवाए हैं मैंने, और सचिवालय सहायक के भी जो 2 वीडियो डाला हूँ उसमें भी मैंने करवाए हैं। वहां आपको AB फॉर्मूला लगाना है, गांठ बांध लेना है कि जैसे ही आपको देखने को मिले कि 10% वार्षिक ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि हो तो इसे 10 + 10 और 21 हम सीधा सीधी 21% की वृद्धि मानेंगे। या फिर आपको ऐसे दिख जाए कि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप इसे 44 एकदम तुरंत टिक करके मारेंगे, क्योंकि यहाँ AB फॉर्मूला लगाएंगे। और जो मेरे साथ हैं उन्हें पता है कि AB फॉर्मूला आप चुटकियों में लगा सकते हैं, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अब हम सवाल की ओर चलते हैं। आपको याद रखना सवाल वो करवाएंगे हम जो 23 तारीख और 24 तारीख को पूछा गया है, और उसके आसपास के सवाल करवाएंगे और उसको इतनी जल्दी करके आपको सिखाएंगे, इतनी जल्दी करके सिखाएंगे कि आपका भरोसा 7वें आसमान पर पहुंचेगा कि उसे इतनी जल्दी किया जा सकता है। तो 5 तारीख को भी आप करेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। और 23 तारीख वाले शिफ्ट का जो पेपर बाहर आ गया था तस्वीरें, उसमें ये शायद 49वें नंबर पे था ये सवाल। इसे हम करेंगे इसको, और इसके साथ साथ कम से कम 3 करवाऊंगा मैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है या इसके जैसा ही होगा, जिससे आपका मतलब बनाने की क्षमता बढ़ेगी ऐसे सवालों का, और साथ ही साथ आपका मनोबल ऊंचा होगा कि 3 मिश्रणों में इसके कुछ टाइप्स को तो मैं ऐसा सिखा दूंगा ना कि आप यूं चुटकियों में ना करना। तो फिर बताना मुझे कि 3 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है, और फिर बोल रहा है कि 3:1 है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। और 4:5 है, जिनको 2, 3, 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो ठीक है, ये दूध है, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो बस शुरू करते हैं हम कि यहाँ दूध जो है 2 है, कितने में? 5 में। इसे लिखने का ये तरीका है, मैं बार बार ये सिखाया हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से सीखना कि ये टोटल 5 है जिसमें 2 दूध है। ठीक, अब इसे किस अनुपात में मिला रहे हैं? तो 2 से। तो इसे आप 2 से बस गुना कर दो, फिर दूध को जोड़ो। इस वाले में 3 है 4 में, यानी कि 3/4 दूध है। तो इसे हम मिला रहे हैं 3, तो 3 ऐड करेंगे। फिर हम इसमें 4/9 है, ठीक उसी तरीके से, और इसे हम मिला रहे हैं 4। वैसे ही यहाँ पानी क्या है कि 3/5 है, गुने 2 प्लस 1/4 गुने 3 प्लस ये हो गया 5/9 और गुने 3। तो इसे है आप इससे मिला रहे हैं। तो जब मिलाते हैं तो मिला दो। तो आप ये ध्यान रखो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसे हो तो दूसरे टर्म को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखना, मैं यही एप्लीकेशन सिखाता हूँ आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप जो जानते हैं उसका भी प्रयोग करके बहुत समय बचाया जा सकता है। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किसी न किसी से वो मिल करके एक ही से आंसर आ ही जाएगा। तो इसका हम करते हैं 9, 4, 5, इसका एलसीएम हो जाएगा 180। 5 से जैसे ही करेंगे तो 36 और 36 चौके 144 हो गया। ठीक, वैसे ही 3 9 हो गया, और 9 में 4 से जब देंगे तो 45 9 ये हो गया 405। ठीक, और इसका करेंगे तो ये 20 20 8 8 दूनी ये हो गया 16 दूनी 32 320। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 300 400 700 एक 800 844 और फिर 20 और 5 25 यानी कि 869। अगला करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि कहाँ से आपका समय बचेगा। ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि आप भी अपने आप को पाएंगे कि आप कुछ सीख कर रहे हैं और पेपर में जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो इसी की तरह होगा, इसका प्रैक्टिस होगा।
पहले सवाल की तरह इसी दो चार एग्जाम्पल लेकर के सीखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। अभी जो प्रश्न है कि किसी बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है तथा बर्तन बी में 4:3 है। यदि दोनों बर्तन के मिश्रण की समान मात्रा को मिलाकर एक नई मिश्रण बनाया गया हो तो उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। बच्चे इसे सॉल्व करते ही हैं, ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आप लीजेंड बनोगे मेरे से पढ़ने के बाद, तो आप इसे सॉल्व नहीं करोगे, धुआं धुआं कर दोगे। वो बस आपको क्या करना है कि ये प्रैक्टिस से दिमाग की बत्ती जलती है। तो जैसे ही आप कर रहे हैं तो 3 4 7 और 3 4 7 अगर कहीं संयोग से इस तरह का मिल जाए कि उसकी अनुपात में भी जो टोटल वैल्यू है वो बराबर है, अनुपात में भी टोटल वैल्यू बराबर है और वो आपको समान मात्रा में मतलब बराबर मात्रा में मिलाने को भी बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे और इसको इससे बस जोड़ करके आंसर लिख देना है कि ये 7:7 यानी कि 1:1 होगा आंसर। बस मैं वही बोला कि बच्चे तो इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप मेरे से सीखने के बाद लीजेंड बनोगे और लीजेंड ऐसे धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में। ऐसे ही चलिए मतलब 1 2 3 टाइप तो कम से कम करवा दूंगा ताकि पेपर में आ जाए तो धुआं धुआं छोड़ा देना है। अब हम आज के तीसरे लेकिन 1.2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहले सवाल का प्रैक्टिस है कि ऐसे सवाल आप करके रखें। और ये एमटीएस में 21 दिसंबर 2018 वाले पेपर में ये आया हुआ है। और इसे कराने की एक और वजह है जो मैं आपको पढ़ करके बताता हूं कि समान क्षमता के 3 जग दूध और पानी के मिश्रण से भरा है जिनमें 3:1, 7:1 और 11:5 के अनुपात में भरे जाते हैं। तीनों जगहों को एक ही बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो उक्त कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात क्या है? ये चीज इसमें नोटिस करने की है। मैं जिसे सिखाता हूं जिन बच्चों को, उन्हें बार बार ये बातें बोलता हूं कि एग्जाम के प्रेशर में ये नहीं दिखेगा आपको क्या कि यहाँ दूध और पानी का अनुपात दिया है, यहाँ ये दूध और पानी का अनुपात दिया है और आपसे पानी और दूध का पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन को इधर से उधर इंटरलेट ना किया हुआ रहे, एक्सचेंज किया हुआ ना रहे, तो आपसे पेपर में ये ब्लंडर होगा। तो ये गलती करने से बचना है। अब समान क्षमता का है तो इसे करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन यही होता है कि दिमाग की बत्ती कैसे जलती है, तो पढ़ने से और प्रैक्टिस से। तो ये देखो 3 1 4 टोटल जोड़ो, 7 1 8 और 11 5 16। वो जानबूझकर ऐसे सेट करके वो देता है कि तुम अगर मेरे से पढ़े हो तो तुम इसे चुटकियों में करोगे। तो जब समान मात्रा की बात कर रहा है तो हम अनुपात में भी ये जो 3 1 है, 7 1 है और 11 5 है, जो उसे हम ये 4 आपको दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है। तो जब समान मात्रा की बात कर रहा है तो समान कर देते हैं, इसे 16 बना देते हैं। तो 4 को 16 बनाने के लिए अनुपात में आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी, अनुपात चेंज नहीं होता। तो 4 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो ये 12:4 हो जाएगा। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ये 14:2 हो जाएगा और ये तो 16 का 16 है तो 11:5। बस अब आप सबको बराबर कर दिए तो कुछ नहीं है, बस जोड़ दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है बार बार कि ये दूध और पानी का दिया है, तो हम जो लिखेंगे इधर ये दूध हो गया और ये पानी हो गया, आंसर में उलट करके ये करेंगे क्योंकि निकालना पानी और दूध का है। तो 12 और 14 26 10 36 1 37। 37 आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, इसे टिक करेंगे, ये 37 होगा। और 1 1 2 और 5 2 7 होगा, सॉरी 4 और 2 6 5 11 होगा। तो ये उलट करके ध्यान देना है। हो सकता है कि ऑप्शन में 37 11 अनुपात दे देता, तो ये गलती 99.99% बच्चे करते ये गलती। तो इस ब्लंडर से बचना है आपको। तो ये 37:11, तो इसे टिक करेंगे और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उसका प्रैक्टिस करते हैं चुटकियों में।
अब जो प्रश्न बोर्ड पे है ये सीजीएल 2020 में पूछा हुआ एक शानदार सवाल है जो बच्चों को परेशानी में डालता है, लेकिन जो मैं आपको करने के तरीके बता दूंगा। एकदम प्राउडली वो दावा कर रहा हूं कि पूरे भारत में, बिहार तो छोड़ दो, पूरे भारत में ये तरीका देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होता है, सबका कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो कोई नहीं इसे पार पा सकता है कि यह समान धारिता वाले दो बोतल क्रमशः 35% और 33.13% संतरे के जूस से भरे हुए हैं। ठीक है, उनमें अब सेब का जूस डाल करके पूरा भर दिया जाता है। तो जो इस मिश्रण के जो मिश्रण बना उसमें जूस का प्रतिशतता कितना है? ठीक है, तो जैसे आप ऐसा समझो कि यहाँ जब 35% सेब था तो इसमें कितना 65% क्या था? संतरा था। तो 65% सेब मिलाया और इसमें 66.2/3% इसमें सेब का मिलाया। तो जो अब जो मिश्रण जो है ये मिलाने के बाद जो तैयार हुआ मिश्रण, उस मिश्रण में पूछ रहा है कि सेब के जूस का प्रतिशतता कितना है। तो ये 100 में 65 है, क्योंकि समान धारिता है। ध्यान यही देना है कि समान धारिता ऐसे शब्द हैं जो बहुत इजी कर देता है सवाल को, अगर मेरे जैसा सिखाने वाला हो तब। तो ये 65 हो गया और ये 66.23 हो गया। तो जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे यही तो होगा, 100 में इतना और 100 में इतना, मतलब ये दोनों सेब के जूस हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 65 और 65 130, यानी कि 131। 65 130 हो गए, तो ये आएगा 131.2/3 आया। ये आया टोटल 2 में, यानी 200 में। तो जैसे इसकी प्रतिशतता निकालेंगे तो प्रतिशतता 100 पे निकलता है। इसका भी 100, इसका भी 100, ये टोटल 200 हो गया। 200 में जब इतना है, 200 में जब इतना है तो इसका हम आधा कर देंगे। 100 में जब इतना होता है तो ये 200 में इतना है, तो 200 में नीचे 200 आएगा तो 2 से भाग पड़ेगा। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि बस कुछ नहीं लिखना है आज के बाद। जैसे ही आप 2 से जब भाग दोगे इसका तो ये आ जाएगा 65.5/6। ये इसको आप भाग दोगे तो 65.2/6 आएगा, 5/6 आएगा। ये आंसर होगा। तो यही मैं बता रहा हूं कि इतनी आसानी ढंग से आपको देखने में पहली बार ये लग रहा होगा। जब मुझे या मेरे आज के बाद से आपको जब दिखेगा तो जब ये सेब का पूछ रहा है तो अच्छा 65 मिलाया, यहाँ से 66 ये मिलाया, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा 65, 66, 131 और 131.1 मतलब 2/3 होगा। और उसे जैसे 2 से भाग देंगे तो वो 66.2/3 होगा। एकदम कोई जोड़, ये भी मैं सिखाऊंगा अगले वीडियोज में, आपको सिखा दूंगा कि डायरेक्ट इसको कैसे भाग देते हैं कि 131.2/3 को जब आप 2 से भाग देंगे तो ऐसे कैसे आएगा, अगले वीडियो में सिखा दूंगा। तब तक के लिए आप ध्यान में ये रखें, अगर ये हमसे पूछ देता कि सेब का, संतरे के जूस का प्रतिशतता क्या है, तो 35 और 33 हम जोड़ते, ये 68 हो जाता। 68 का 1/3, 68 पूर्णांक ये 1/3 हो जाता। 5 3 3 6, 5 3 8, 68 पूर्णांक 1/3। और जैसे ही से 2 से भाग देंगे तो ये 34.1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पूछे प्रतिशतता अगर इस तरह के सवाल में कि दोनों को मिक्स करने के बाद संतरे की जूस का प्रतिशतता कितना है, तो 34.1/6, दोनों को जोड़ेंगे 100 पे ये वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ 200 का टोटल मान इतना हो गया, तो 100 के निकालने के लिए तो आधा कर देंगे। तो वैसे ही इसको जोड़ कर करेंगे, एकदम चुटकियों में आप करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब एक बेहद ही आसान सवाल को ही प्रैक्टिस करते हैं। ये 67वें नंबर पे था, शायद क्या वही था कि विक्रयमूल बताइए जब लागत मूल्य 36.4 हो और प्रतिशत लाभ, और छूट गया है लाभ यहाँ है, और लाभ 15% हो तब। तो 36 जोड़ है 54 और 54 यानी कि 5, तो 36 5 41, ये आंसर इसका होगा 41.86। आप भी ऐसे ही करेंगे, प्रैक्टिस में आप रहेंगे तब उम्मीद करता हूं कि आप होंगे, और नहीं तो आप सीख लो ये कि जैसे 36.84 है तो ये 15 मतलब 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, 15 1.5 है।
तो ये 36 है, तो 10% होता तो 3.6 होता, और 5% होता तो 18। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 से हम कर रहे हैं 15 का मतलब 1.5, तो ये 5.4 के बराबर होगा। तो लगभग पॉइंट को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लगभग हल्की हल्की दूरी पे है, तो ये आया। और नहीं तो आप जैसे 36 और इसमें जैसे जोड़ेंगे तो 36 5 41 और 4 4 8, तो इसके आसपास है, तो इसे हम टिक कर देंगे। आप भी बनाए ही होंगे मुझे पता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या आपने बनाया था ये आप कमेंट्स करके बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बोर्ड पे जो सवाल है ये पेपर में 71 71वें नंबर पे था। ये एपी का एक सवाल है, समांतर श्रेणी की √2 है, 3√2 है, 5√2 है का 18वां पद ज्ञात करें। मुझे पता है आप बनाए होंगे, लेकिन क्या आप मेरे से जल्दी बनाए होंगे? आप जैसे दिमाग की बत्ती ऐसे चलती है कि यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, ये आप देख रहे हैं कि विषम संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो पहला पद में 1 है, दूसरा में 3 है, तीसरा में 5 है। तो मुझे ये दिख गया कि जो कोएफिशिएंट जो पहले है रूट के आगे जो लगा हुआ है वो जौन सा पद है, जितने नंबर का पद है उसके 2 गुने से 1 कम है। ये देखते के साथ ही ऑब्जर्व हो गया, मेरे दिमाग में टिक 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 इसने किया कि अच्छा पहला पद है तो 1 गुने 2 में से 1 गया 1, दूसरा पद है तो 2 दूनी 4 1 कम है, तीसरा पद है तो 3 दूनी 6 1 कम है, चौथा पद तो 4 दूनी 8 1 कम 7√2, पांचवा पद तो 5 दूनी 10 1 कम √2, ऐसे ही जाएगा ना 5 2 7। तो ठीक वैसे ही 18वां पद 18 दूनी 36 में से 1 गया 35√2। मतलब ये समझाने में भी इतना टाइम लगा नहीं, तो देखते के साथ ही अच्छा 1 2 1 3 5 7 ऐसे बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान में रह जाना चाहिए कि जब विषम संख्याएं के रूप में ऐसे बढ़े तो 1 कम वो होगा 18वां पद। तो 18 दूनी 36 1 घटाया 35√2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इजी सा सवाल आया हुआ सवाल करवाने का एक ही मकसद है, तात्पर्य है मेरा कि इसके से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे दूं। कि प्रश्न है कि 3 संख्या के वर्गों का योग 138 है, जबकि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग, ये आपको कुछ है वह ऐसा ही दिख रहा है, आपने जरूर किया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। तो इसके वर्गों का योग 138 दे रखा है, और जब एक साथ लिया जाए 2 को यानी कि BC और CA, तो इनका योग जो है 138 के बराबर है। तो ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का एक है। मैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन भी, सरलीकरण भी बीजगणितीय इसके बाद एक करवा दूंगा, तो आपको ये पता चल जाए कि जब भाषा के रूप में वो लिखेगा, लैंग्वेज के रूप में तो ऐसे लिखेगा, और बिना लैंग्वेज के वो लिखेगा तो इसका प्रैक्टिस हम करेंगे। इसके बाद तुरंत करूंगा अगला सवाल। तो ये कुछ वैसा ही है कि A+B का आपको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जितने आंकड़े, डेटा, फॉर्मूला, फैक्ट्स आपको याद करना हो कर लें, अभी पर्याप्त समय है। तो ये होता है A+B+C, क्योंकि इसके बिना तो होने से रहा 2 × AB+BC+CA। तो ये हो जाएगा A+B+C निकालना है हमें, और इसका स्क्वायर, हम यही नहीं पूछ रहा कि संख्याओं का योग, तो ये स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर 138 ये होता है, सॉरी इसका योग पूछ रहा है। तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर + 2AB ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमें दिया हुआ है कि 138 के बराबर होता है, और ये 2 × 131 हो गया। तो 131 दूनी 262, और इसमें 38 जोड़ेंगे तो 300, और 100 जोड़ेंगे तो 400, यानी कि आंसर हो गया 20। स्क्वायर रूट निकालना होगा, स्क्वायर में है तो 20 हो गया। 20 को हम टिक करेंगे। अब इसका दूसरा एक और MTS से लेकर SSC के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसका बिना भाषा वाला सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो 23 तारीख वाले शिफ्ट में वो पूछा है, 24 में पूछा है, पूछते रहेगा, तो करते हैं उससे। तो हम पिछला सवाल जो किया, अगर उसको भाषा के रूप में न लिखे तो वैसे भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको वो 64 का स्क्वायर माइनस लगता है 30 या 32 का स्क्वायर इक्वल टू 20Z ये वाला पूछा था। तो ये हो गया कि जब वो लैंग्वेज का यूज ना करे तो वो डायरेक्ट ऐसे लिख देगा। तो ये भी वही है, A+B का दी होल स्क्वायर -4AB। तो ये पता है कि जब इस रूप में हो तो क्या होता है, A - B के दी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो A - B
का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर ये होगा। तो 32 हो गया और इसमें जब 25 जोड़ेंगे तो 37 20 57, यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625 होगा। ये CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है, एकदम अपडेटेड। तो अगर ऐसे सवाल आए तो ऐसे चुटकियों में ही करना है, दिमाग को दौड़ा करके रखना है, सारे फॉर्मूले डेटा याद रखें, आप सफलता के तरफ बढ़ते रहें। बढ़ते हैं हम भी अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न 24 दिसंबर वाले शिफ्ट में आया था, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ दो बातें आप दिमाग में एकदम अटा लो, घुसा लो बाबू। वो क्या है कि पहली चीज कि जब भी जैसे 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 1 से लेकर के लगातार भी हो सकता है कि इसकी जगह पूछ दे कि 1 से 15 लगातार, मतलब प्रथम 15 लगातार, या 1 से शुरू करके पर 15 लगातार विषम संख्याओं का योग हो, या पूछे कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग हो, यानी कि शुरुआत से वो प्रथम या लगातार विषम संख्याओं के बारे में जब चर्चा करे तो तुम्हें याद हो रखो कि उसका योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और यहाँ पूर्ण वर्ग सिर्फ 256 दिख रहा है, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि 1 से लेकर के 100 के बीच, या 1 से लेकर के शुरुआत करते हुए प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 1 से लेके 31 तक कितने विषम संख्याएं हैं, तो 1 से लेके 30 तक आधा विषम आधा सम होता है, तो 15 विषम होगा और 15 सम होगा। और यहाँ 31 की भी चर्चा कर रहा है, तो 15 1 16 का स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है 1 से लेकर के 16 का स्क्वायर 256। तो अगर इसकी जगह ये पूछे कि ये प्रथम, ये भी आप ध्यान रखो, लिख लो कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग, तो ये क्या होगा, ये होगा 400 के बराबर। ये हमेशा प्रथम या 1 से, जिसमें शुरू होना चाहिए, लगातार हो। ये पूछ दे कि 1 से 50 तक के विषम संख्या का योग क्या होगा, तो ये 1 से 50 तक 25 विषम और 25 सम होगा, तो 25 का स्क्वायर होगा, यानी कि 625 होगा। तो ऐसे सवालों को आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग ये 24 तारीख के आए हुए सवाल को करते हैं कि किसी वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अंतर 360 है। यदि लाभ 25% है तो विक्रयमूल्य ज्ञात करें। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के अंतर को क्या बोलते हैं, लाभ अथवा हानि, यही तो होता है अंतर। या तो क्रयमूल्य ज्यादा होगा तो हानि, और अगर विक्रयमूल्य ज्यादा होगा तो लाभ। तो हमें पता नहीं है कि यहाँ क्रयमूल्य लाभ है या हानि है। अंतर से कोई नहीं बता सकता कि सिर्फ लिख दे क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अंतर 360 है तो लाभ हुआ है हानि, ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन अगले ही शब्दों से उसने ये बताया कि लाभ जो है 25% है। तो यही जो 25% है रुपया में ये 360 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करे, तो विक्रय मूल्य 125 होगा, 125%। या जब 100% क्रय मूल्य हो, 20% लाभ हो, तो इसे लिखने का तरीका है। मैं MTS वाले वीडियो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप जा करके जरूर देखो, लगातार 3-4 देख जाओ, कल 3-4 देख जाना, ऐसे ही खत्म कर दो। 12 वीडियो है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये पेपर आपको बताएगा कि कितना आपको लाभ मिला, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये 25% लाभ है, तो ये लिखने का तरीका है कि विक्रय मूल्य 125 होगा। ठीक है, तो इसमें 25 में हम इससे 5 से गुना करेंगे, जल्दी निकालने का है, मैं लिख करके बस बता दे रहा हूं। बाकी 25 5 125, तो 36 5 1800, तो 1800 को हम टिक कर देंगे। ऐसे इसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरह के सवाल को, आप मतलब तुरंत एकदम नीचे इसके।
अब हम लोग इस प्रश्न को करते हैं, जैसे इसमें क्या था कि अंतर दिया, लाभ दिया कि 15% 25% है, विक्रय मूल्य पूछा। लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 165 है, लाभ 15% है। लेकिन यदि दुकानदार लाभ को 20% तक बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि 20% पे लाभ लें, तो वस्तु को अब उसे कितना में बेचना होगा, यानी कि नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये 15%, जैसे ऊपर हम लोग किए कि अंतर दिया हुआ है कि 165 के बराबर है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य पूछता तो 15% लाभ पे यानी 115% करते, लेकिन नहीं, वो बोल रहा है कि 20% लाभ के बाद बढ़ा करके 20% तो करना चाहता है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 20% पे लागू होगा जो हमसे पूछ रहा है। तो 120% के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 15 से आप 8 में गुना करो, तो यहाँ भी आप 8 में गुना कर दो। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया निकालने का। और दूसरा, ये तो ऊपर हम लगाए हैं, दूसरा क्या है वो आप ये देखो कि 15 से जब इसमें गुना करोगे तो 15 11 165, 15% जो है वो एक्चुअल मान उसका 11 गुना के बराबर है। तो 120 का यानी 12 का 11 गुना 132 होगा, यानी कि 1320 इसका आंसर होगा। तो आप चाहे इधर से करो या 8 से ऐसे गुना करके करो, या फिर 15% 165 के बराबर यानी 11 गुना, तो इसका हम 11 गुना कर देंगे। तो ऐसे सवाल आप करो, एमटीएस वाला जा करके एकदम देख लो धड़ल्ले से और खूब सारा प्रैक्टिस करो, मौका दे दो, प्रीवियस ईयर सवाल एमटीएस का सॉल्व कर लो, ये बेहद फायदा करेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माना जाएगा एचसीएफ एलसीएम वाले टॉपिक से कि माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 337 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहते हैं। तो n के अंकों का योग पूछ रहा है। अच्छा यह है कि जब पहली बार दिखता है तो बच्चों को पटक देता है, लेकिन आज के बाद से आप इसे पटकेंगे, धुआं धर के उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे तरीके में सिखाऊंगा। ये या तो समान शेष बचे या फिर पूछे कि वह n सबसे बड़ी संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है। दो स्थिति में, दोनों में सिर्फ और सिर्फ HCF मसा निकालना होता है। और मसा निकालने का सबसे शानदार तरीका ये है कि जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम है वो अंतर निकालिए, यानी कि सबसे पास की दो संख्याओं को ढूंढिए। तो वो ये दोनों है सबसे पास की संख्याएं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 70 का है। ठीक, तो या तो HCF और नहीं तो n यहाँ जो है, नहीं तो अगर HCF होता शेष नहीं बचता तो वो HCF कहता, n यहाँ HCF होता अगर शेष नहीं रहता तब, लेकिन समान शेष रह जाता है। तो वो इस स्थिति, दोनों स्थिति में n क्या होगा, या तो 70 होगा, नहीं तो 70 का ही कोई फैक्टर होगा। तो ये आपको जल्दी से चेक करना होगा कि 70 से जब आप भाग देते हैं तीनों संख्याओं में तो क्या समान शेष बचता है। तो यहाँ तो 62 बच रहा है और यहाँ तो 62 बच रहा है शेष। क्यों ये दोनों में समान बच रहा है, क्योंकि इसी का अंतर है। इसीलिए हम तीसरे में चेक कर देंगे कि अच्छा तुम यहाँ 62 बच रहे हो, यहाँ 62 बच रहे हो, तो क्या 70 में यहाँ 7 इकाई अंक है तो 62 का भी हो सकता है, 0 और ये मिल करके। तो 70 संभव नहीं है। तो 70 के बाद हम 35 पे चेक करेंगे कि 35 से जैसे ही हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 27 शेष बचेगा, 27 शेष बचेगा। और 35 तिया 105, तो फिर से 27 शेष बच रहा है। तो चलो अब अगले पे बढ़ते हैं कि 35 दूनी 70, तो 7 तिया 21 210 और फिर 27 शेष बचा। यानी कि 35 वो संख्या है बड़ी से बड़ी, छोटी भी हो सकती है संख्या ऐसी, इसके ही फैक्टर बहुत सारे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो वो 35 होगा और इसके अंकों का योग 8 होगा। तो अगले प्रश्न को हम करते हैं, आप ध्यान में रखना इसे। हम ये
प्रश्न को करते हैं ऐसे सवाल एसएससी के जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीएस, सीजीएल सब जगह बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। 24 तारीख को ही पूछा है। तो ऐसे सवालों को आप करेंगे। ऐसे और सवाल अगले वीडियो में भी मैं करवाऊंगा। वैसे ये सवाल आज का अंतिम है, लास्ट है, पर नॉट लिस्ट। हम जरूर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं कि पी के किस मान के लिए संख्या दी हुई है कि 8 से विभाजित है। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए। हमें इधर से कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ इस पे सॉल्व करेंगे। अगर ये विभाजित 8 से तो संख्या भी विभाजित। अंतिम 3 अंक 4 से तो अंतिम 2 अंक, 2 की विभाज्यता अंतिम 1 अंक, 16 का विभाज्यता तो अंतिम 4 अंक। तो ये 8 का है तो अंतिम 3 अंक पे चेक करेंगे, भागा 8 लिखेंगे। तो जब इसमें आप लगाओगे तो 1 बच जाएगा। तो 1 पीछा, यानी कि या इसे हम भाग दे या इसे दे, या आप ये कहें। समझाने के लिए मैं इतनी बार कर रहा हूं कि साथ ही साथ आप सीख जाएं, दिमाग में अट जाए। अभी 3-4 दिन है, बहुत है समय इतना नहीं, मतलब इस तरह के सवालों को करने के लिए। तो 1P8 है। अब पूछ रहा है यही चारों तो ऑप्शन हो सकता है, या तो यहाँ 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। मैंने देखा है कि अगर अच्छे टीचर को कि वो 1 से लेकर के 10 0 तक 10 डिजिट को चेक करके समय बर्बाद करते हैं, तो आपको नहीं करना है। ऑप्शन जब यही है तो यही तो संभव होगा। तो 4 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट है, उसे करने की जगह हम 4 डिजिट चेक करना आसान होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम पुट कर दिए। 8 से भाग देंगे तो ये 18 हो जाएगा, मतलब पी की जगह। तो 8 दूनी 16, 2 उतरा 26, नहीं विभाजित होगा ये। ठीक है, विभाजित नहीं होगा। इससे और जल्दी से मैं ये कर दूंगा कि अगर इसलिए नहीं कर रहा कि हो सकता है कि शायद आपको पता ना हो, अगर ये 8 से विभाजित है तो ये 4 से भी विभाजित होगा। और 4 से विभाजित होने के लिए P और 6 को 4 से विभाजित होना होगा। तो ये मेरे दिमाग में सब चल रहा है, आपकी भी दिमाग की बत्ती ऐसे जलेगी। तो 8 जैसे ही मैं रख दूंगा तो 46 4 से नहीं, 86 4 से नहीं कटेगा। जैसे ही 6 पुट करूंगा तो लास्ट में 66 आएगा, ये 4 से नहीं कटेगा। ये रूल होता है नंबर सिस्टम में, ये रूल विभाज्यता का नियम है कि अगर 8 से विभाजित होगा तो 8 के सारे फैक्टर से उसे विभाजित होना होगा। तो 8 का ही फैक्टर 4 है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसे भी मैं चेक नहीं करूंगा, इससे ही पता चल जाएगा कि 4 से जैसे ही 86 होगा नहीं कटेगा, 4 से 66 होगा नहीं कटेगा, 4 से 5 रखेंगे तो 56, या 14 चौके 56 ये कट रहा है। 7 रखेंगे तो 76, यस 19 दूनी 38 चौके 76, यानी कि ये दोनों तो ऐसे ही आउट ऑफ ये हो गया। तो अब जब आप 5 रखेंगे तो 56 होगा। 8 से जैसे ही भाग देंगे तो 7 76, ये नहीं कटेगा। फिर जब एक ये हो जाएगा 1 7 6 संख्या ये हुई, तो इसको जैसे ही 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कट रहा है पूर्णतः, यानी कि जो 7 है वही इसका आंसर होगा। सीजीएल में ऐसे पसंदीदा हो रखा है, ऐसे प्रश्नों को सीजीएल में पूछते ही हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप पुरजोर मेहनत कर रहे होंगे, जी जान लगा रखे होंगे, भात चोखा खा के समय बचा रहे होंगे, बनाने में समय नहीं दे रहे होंगे खाना। सिर्फ अभी बनाना है तो सवालों को सॉल्व करना है, मैथ्स बनाना है। मैथ्स से आपको जितना ज़्यादा आप मार्क्स उठाएंगे उतना ही आपके लिए वो सरप्लस फायदेमंद होगा, क्योंकि जीके जीएस में कोई 100% नहीं कर सकता और एक्यूरेसी ज़्यादा मैथ्स में होती है। अगर मुझसे आप सीख रहे हैं तब तो आपकी बात ही कुछ और है। चलिए, कामना करता हूं कि आप सफल हो। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जम के पढ़ते रहिए, स्वस्थ भी रहिए। चलिए, थैंक यू।